नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 थे गए हैं, तो आइए शुरू करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में जो है अपचयन रिडक्शन होता है, ये भी सही है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन होता है, ये भी सही। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, ये तीनों जो है वो सही है। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल से ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कार्बोहाइड्रेट जिसे ग्लूकोज में अपचयन यानी रिडक्शन होता है, जो पौधे के लिए मुख्य भोजन का कार्य करता है। अगर मान लिया कि कहा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के कैसे रिएक्शन होता है, तो इस तरह होता है 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य के प्रकाश में C6H12O6 प्लस 6 जो है प्लस होगा 6O2 होगा और प्लस 6H2O होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि CO2 से जो है ये C6H12O6 बन रहा है, इसमें जो हो रहा है वो अपचयन हो रहा है। क्या है? अपचयन हो रहा है। और H2O से जो है वो बन रहा है O2। क्या है? O2 बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है? उपचयन। क्या है? उपचयन हो रहा है। पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जल H2O के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित करने के लिए जो है किया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है, ये दोनों है। क्या है? उपचयन अपचयन दोनों है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रजनन के दौरान DNA प्रतिकृतियों में लघु परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे, क्या हो जाएगा आंसर, ऐसी विविधताएं प्रदान करते हैं जो जीवित रहने में सहायता जो है कर सकती है। ये सूक्ष्म त्रुटियां प्रजातियों में नए लक्षणों के उद्भव का आधार बनती है। परिवर्तनशील वातावरण में जीवित रहने के लिए विविधताएं किसी जीव का अनुकूलन में मदद करती है। ये सभी जीव बिल्कुल समान हो तो एक ही बीमारी या पर्यावरणीय बदलाव पूरी आबादी को नष्ट कर सकता है। DNA प्रतिकृति एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो पूरी तरह सटीक नहीं होती है, जिससे प्राकृतिक रूप से बदलाव आते हैं। यही विविधताएं दीर्घकाल में जैव विकास का कारण बनती है। तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा दूसरा के ए होगा। नेक्स्ट है, निम्न जीव अपने नाइट्रोजनी अवशिष्टों का उत्सर्जन किस प्रकार करता है? आंसर हो जाएगा सामान्य विसरण द्वारा। क्या है? सामान्य विसरण के द्वारा। समान विसरण द्वारा नाइट्रोजनी अवशिष्टों का उत्सर्जन मुख्यतः सरल एवं जलीय जीवों में होता है, जैसे अमीबा, हाइड्रा एवं प्लैनेरिया। इन जीवों में अमोनिया सीधे शरीर की सतह से पानी में विसरित हो जाती है, लेकिन उच्च श्रेणी के जीवों में जैसे मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आदि में विशेष उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे वृक्क, किडनी, जो नाइट्रोजनी अवशिष्टों को बाहर निकालते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं? सही आंसर होगा Be और Mg का। न्यूलैंड्स ने तत्वों को भारतीय संगीत के स्वर के आधार पर व्यवस्थित किया, जिसमें प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है का महत्व कैल्शियम तक ही पालन करता है। कहाँ तक? कैल्शियम तक ही पालन करता है। ये भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है। अगला है, एक लंबे पौधे TT और एक छोटे पौधे TT के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है? सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पौधे की लंबाई केवल T द्वारा जो है नियंत्रित होती है। क्या है? केवल T द्वारा नियंत्रित होती है। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है फॉल्स है? क्या है? फॉल्स है। तो फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा का उपभोग ATP द्वारा होता है, ये सही है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, ये भी सही है। फ्लोएम में परिवहन में GTP और CTP का उपयोग जो है होता है, ये गलत है। सुक्रोज के कारण प्रसरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, ये भी जो है सही है। तो आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा।
जीटीपी का जो है पूर्ण रूप क्या है? ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और सीटीपी क्या है? साइटाडाइन, क्या है? साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। जीटीपी प्रतिलेखन प्रक्रिया के दौरान आरएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो है एक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। नीली क्रांति फल और सब्जियों, गलत है, ये मछली पालन और जलीय कृषि के लिए है। पीली क्रांति तिलहन, श्वेत क्रांति दूध, हरित क्रांति खदान, सही है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। मक्के की गुणसूत्र की संख्या 2n खाली स्थान है और इसका आंसर हो जाएगा 20, क्या है? 2n-20 होता है। मक्का जो है एक द्विगुणित पौधा है जिसमें कुल 20 गुणसूत्र होते हैं, 2n = 20 होते हैं। इसके एकल गुणसूत्र सेट n की संख्या 10 होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, लेकिन कॉपर और सिल्वर ऐसा नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है। जिंक और एल्युमिनियम के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृतिक होते हैं, एम्फोटेरिक प्रकृतिक होते हैं, बिल्कुल जो है सही है। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, ये गलत है। सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ अत्यधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं, ये सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 जो है वो सही है। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न जो है नहीं करती है, क्या है? नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए अभिकथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभिकथन यह है कि किसी भी पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय जो है वो होता है, तो ये जो है सही है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में संरक्षित हो जाती है और निचले स्तर के जीवों को वापस नहीं मिल सकती है, ये गलत है। तो आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, क्या है? सी हो जाएगा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। प्रवाह हमेशा उत्पाद को पौधों से प्राथमिक, द्वितीयक और शीर्ष उपभोक्ताओं की ओर ही चलता है। रेमंड लिंडेमैन के अनुसार जो है 10% के नियम के अनुसार जब एक ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है तो लगभग 90% ऊर्जा जीवों के श्वसन और ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में मुक्त हो जाती है और निचले स्तर पर वापस नहीं आ पाता है, सिर्फ 10% ही जो है वो जाता है। सूर्य से हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्रहण की गई ऊर्जा भी वापस सूर्य की ओर नहीं लौटती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ऊर्जा कभी जो है चक्राकार रूप में प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र के दोषों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का जो है चयन कीजिए। तो निकट दृष्टि दोष, मायोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूर दृष्टि दोष क्या है? दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया का निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है, ये गलत है। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया पश्चमाभी पेशियों के कमजोर होने के कारण होता है, ये सही है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये गलत है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, क्या है? बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है। और दूर दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से नहीं बल्कि उपयुक्त फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से किया जाता है, क्या है? उत्तल लेंस से किया जाता है, हमारा ये सही होता अगर इस तरह रहता है। इसमें +D की क्षमता वाले चश्मा का उपयोग होता है। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया मुख्य रूप से आयु बढ़ने के साथ होने वाला दोष है, जो नेत्र के पश्चमाभी पेशियों के कमजोर होने और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में दूर रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय रेटिना के आगे यानी सामने ही प्रतिबिंब बना लेती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रकारों से सुमेलित कीजिए। CaCO3 जो है टूट के CO + CO2 में हो रहा है, तो यह एक उष्मीय वियोजन है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu बन रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, ये डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। CO + O2 CO2 बन रहा है, यह संयोजन अभिक्रिया है, क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl, ये जो है
डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र और वृक्क किडनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कि कौन सा कथन जो है यहाँ सही है। तो यहाँ पर सही जो है कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, बिल्कुल सही। बोमन संपुट में रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये भी सही है। ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जैसा उपयोगी पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण मूत्रवाहिनी में होता है, ये गलत है। मूत्राशय एक पेशीय अंग है जो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है, ये सही है। 1, 2, 4 जो है सही है। 13 का क्या है? डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण का ही प्रश्न है। अभिकथन है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पृथ्वी पर ऊर्जा का परम स्रोत माना जाता है, तो ये तो जो है बिल्कुल सत्य है। जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा निर्भर नहीं होते हैं, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अभिकथन सत्य है लेकिन कारण जो है वो असत्य है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम वास्तव में लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे दबे हुए उन पेड़ पौधों और जीवों का अवशेष है जिन्होंने सूर्य की ऊर्जा का ही उपयोग कर वृद्धि की थी। अगला है, निम्नलिखित लवणों और उनके उपयोगों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ लवण है, एक तरफ जो है उपयोग है। तो आइए देखते हैं क्या है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो क्या है? यह है एंटासिड है के संगठक के रूप में है, एंटासिड के संगठक के रूप में है। बासिंग सोडा की अगर बात करें तो यह है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। ब्लीचिंग पाउडर का काम है पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम है कि टूटी हुई हड्डियों का सही जगह स्थिर रखने में। 15 के जो है हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। जटिल आकृतियों वाली वस्तुओं के निर्मलन के लिए अल्ट्रासाउंड को क्यों वरीयता दी जाती है? यह कि इनकी उच्च आवृत्ति से धूल के कण विस्थापित हो जाते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति जो है 20,000 क्या है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो धूल और गंदगी के कणों में तीव्र कंपन पैदा करती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन जो है करते हैं। इन कंपनों के कारण गंदगी के कण ढीले होकर विस्थापित हो जाते हैं, भले ही वे पहुंच से दूर संकीर्ण छिद्रों में हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ की प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा यह समय अक्ष के समानांतर एक सीधी जो है रेखा होती है। यह रेखा दर्शाती है कि समय बीतने के साथ वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस ग्राफ का ढाल जो है स्लोप 0 होता है, जो शून्य त्वरण, जीरो एक्सीलरेशन को इंगित करता है। नेक्स्ट है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हुए यदि 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से 8 मीटर की सीढ़ी चढ़ जाता है तो उसकी औसत शक्ति, खाली स्थान है यहाँ पर, तो दिए गए आंकड़ा के अनुसार व्यक्ति की औसत शक्ति जो है वो कितना है ये निकालना है। तो शक्ति P बराबर जो होता है वो W/T होता है। यहाँ किया गया कार्य गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्थिति ऊर्जा के में परिवर्तन है, यानी W बराबर जो होगा mgh/T। तो mgh जो है 75 गुना 10 गुना 8 हो जाएगा, अब T जो है वो 25 है, यानी 6000/25 यानी 240 वाट हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। चलिए अभी कथन कारण का प्रश्न है। अभी कथन है कि एक अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और वस्तु से छोटा होता है। क्या है? छोटा होता है, तो ये गलत है। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो परावर्तित किरणें वक्रता केंद्र से परे वास्तव में परिच्छेद करती है, ये सही है। आंसर हो जाएगा डी। अभी कथन असत्य है और कारण जो है वो सत्य है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और वस्तु से जो है बड़ा बनता है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों को उनके क्रियात्मक समूहों के साथ सुमेलित करना है। तो एथेनॉल जो है वो OH अल्कोहल हो गया। एथेनोइक अम्ल की अगर बात करें COOH वाला हो जाएगा, कार्बोजेलिक अम्ल हो जाएगा। प्रोपेनोन की बात करें तो C डबल बॉन्ड कीटोन हो गया। ब्यूटेनॉल जो हो गया CHO एल्डिहाइड ग्रुप का। आंसर हमारा जो है ए होगा। मानव मस्तिष्क के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये हमें बताना है। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है, ये बिल्कुल जो है सही है। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन में श्रवण, घ्राण, स्मृति और दृष्टि के केंद्र स्थित होते हैं, ये सही है।
लार आना और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। यह भी सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 है, ये गलत है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 हो जाएगा। फिर अभिकथन और कारण का जो है प्रश्न है, आइए देखते हैं। अभिकथन, घरेलू विद्युत परिपथों में समानांतर पैरेलल संयोजन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। पैरेलल संयोजन में यदि एक उपकरण खराब हो जाता है तो अन्य उपकरण समान रूप से काम करते रहते हैं और प्रत्येक उपकरण को पूर्ण और समान वोल्टेज मिलता है। ये भी जो है ये सही है। तो 22 के हो जाएगा, ये दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अगर ये पीरियोडिक टेबल है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ये हमें जो है वो बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा, परमाणुओं का आकार, परमाणु त्रिज्या घटता है, सही है। तत्वों की धात्विक प्रकृति बढ़ती है, गलत है। संयोजकता, वैलेंसी पहले 1 से 4 तक बढ़ती है फिर घटकर 0 होती है, ये भी जो है वो गलत, सही है। ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, ये भी सही है। यानी 1, 3 और 4 होता है। क्या है? एटॉमिक रेडियस जो है घटता है, मेटालिक प्रॉपर्टी घटता है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, वैलेंसी 1 से 4 तक फिर 0 होता है, ये सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। अभी कथन यह है कि ईस्ट और हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है, ये सही है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जनक जीव के शरीर पर एक उभार बनता है जो नए जीव में विकसित होता है, ये भी सही है। तो ये हमारा हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सत्य है। कारण अभिकथन की सही जो है व्याख्या करता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव से संबंधित नियमों को उनके प्रयोगों से सुमेलित जो है हमें करना है। तो आइए देखते हैं क्या है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो है वो सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम की अगर बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम जो है वो परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 25 के ए। चलिए अब अगला सेक्शन मैथमेटिक्स के देखते हैं। x अनुपात y बराबर 4:3 है तो y अनुपात z बराबर 9:7 है। तो अनुपात ज्ञात कीजिए x बाई जेड का। तो x बाई जेड का जो है ये अनुपात में है, ये 4 और 3 है और ये अगर कहा जाए तो 9 और 7 है। तो जो यहाँ पर खाली है वो लिख दीजिए 3, इधर जो है तो 9 लिख दीजिए। ये हो गया 36, ये अनुपात में हो गया, ये 27, ये अनुपात में हो गया, 7/21। इसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं 12:9:7। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर से बढ़कर 21 सेंटीमीटर हो जाता है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो अगर मान लिया कि ये मूल है और ये नया है, व्यास जो है वो क्या था, पहले 14 था अब 21 है, यानी ये हो गया 2:3 में। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 2 के स्क्वायर और 3 के ये स्क्वायर यानी 4 है, ये 9 हो गया। 4 से 9 गया तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत 9 - 4/4 × 100, 125% की जो है वृद्धि हुआ। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 5 परीक्षा अंकों का औसत 25 है, अगर छठा अंक जोड़ दिया जाए और नया औसत 27 हो जाए तो छठे अंक का मान क्या हो जाएगा? तो छठे का मान क्या हो जाएगा? तो 5 + 1 × 27 माइनस जो है 5 पहले 25 था, 6 जोड़ दिए हैं तो गुना 27 जितना अंक था 5 के 25 से था, गुना करके वो घटा देना, यानी 162 - 125 कितना हो गया? ये हो गया 37। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक साइकिल सवार 2 घंटे में जो है 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसे उसी गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय जो है लगेगा? 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 2 घंटा और 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में तो 2 × 60/24 ये हो जाएगा 5 घंटे। क्या है? 5 घंटे। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर के एक प्रिज्म के आधार बनाता है। यदि प्रिज्म का आयतन 4290 सेंटीमीटर की है तो प्रिज्म की ऊंचाई जो है कैलकुलेट करना है। प्रिज्म का आयतन जो दिया हुआ है 4290 दिया हुआ है और आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बराबर आयतन होता है, यानी आधार का क्षेत्रफल गुना अगर ऊंचाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है 4290, यानी प्रिज्म के आयतन के बराबर होता है। अब आधार के क्षेत्रफल क्या है? ½ × 11 × 60 गुना ऊंचाई
बराबर 4290। तो ऊंचाई बराबर निकाल सकते हैं कितना, 4290 अब बटा कितना हो जाएगा, 11 गुना 30, क्या है 11 गुना 30, ये दो सही कर जाता है। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा कितना, 13 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4900 का वर्गमूल क्या होगा, 4900 का वर्गमूल क्या होगा, तो डायरेक्ट ये 70 होगा, 17 49। अगर किसी संख्या x का 30% 180 के बराबर है तो x ज्ञात करना। x का 30% जो है वो कितना है, 180 है, यानी x गुना 30/100 बराबर 180, ये कट गया, x बराबर आ गया 180 गुना 10 बटा 3, ये 660 से यानी 600, हमारा आंसर हो जाएगा क्या है, डी हो जाएगा। दी गई आकृति में ए बी एक जो है व्यास है जो जीवा सी डी के समानांतर है। अगर ओ दिए गए वृत्त का केंद्र है तो कोण बी सी डी का माप जो है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोण ए ई बी बराबर 90 डिग्री, चूंकि ए बी जो है एक क्या है, व्यास है, क्या है, व्यास है। अब कोण ए ई सी बराबर है 90 डिग्री माइनस 66 डिग्री, कितना हो गया, ये 24 डिग्री। अब कोण ए ई सी बराबर कोण ए बी सी बराबर 24 डिग्री। एक ही जीवा से परिधि पर बना कोण बराबर होता है, क्या है, एक ही जीवा से परिधि पर बना कोण बराबर होता है। ए बी पैरेलल सी डी, तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी, यानी 24 डिग्री एकांतर कोण। सही आंसर हमारा होगा डी होगा। 21 विषम पूर्णांकों के अनुक्रम का औसत ज्ञात कीजिए, जहां पहला पद जो है वो 13 है। n विषम पूर्णांकों का पहला पद a के अनुक्रम का औसत क्या होगा, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1। 21 विषम पूर्णांकों का अनुक्रम का औसत जहां पहला पद क्या होगा, 13, क्या है 13, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 21 माइनस 1, ये हो जाएगा 33। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अनन्या एक कपड़े की दुकान चलाती है और एक विंटर कोट का अंकित मूल्य 12,000 है। वह दो क्रमिक छूट देती है, पहली 12%, दूसरी 18%। अनन्या जानना चाहती कि इन दो छूटों के समान अंतिम बिक्री मूल्य प्राप्त करने के लिए एकल समतुल्य छूट कितनी होनी चाहिए। वह कौन सी एकल छूट दे ताकि अंतिम मूल्य दोनों छूटों के समान हो, ये बताना था। एकल छूट प्रतिशत निकाल लेना है, एक बार 12% प्लस 18% माइनस 12 गुना 18/100%, ये हो जाएगा 30% और माइनस 2.16%, 27.84% हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। मनीष ने दो अलग अलग राशियां 2 वर्षों के लिए निवेश की। एक भाग सरकारी बॉन्ड है में जिस पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, दूसरा भाग एक कंपनी बॉन्ड है जहां 7% ब्याज मिलता है। 2 वर्षों के अंत में मनीष को कुल 354 का ब्याज प्राप्त हुआ। साथ ही सरकारी बॉन्ड में निवेश की गई राशि का 1/4 कंपनी बॉन्ड में निवेश की गई राशि के 1/5 भाग के बराबर था। तो मनीष ने कुल कितनी राशि निवेश की, बस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है और कैलकुलेट करना है। सरकारी बॉन्ड में निवेश की राशि जो है, सरकारी बॉन्ड में निवेश की राशि गुना 1/4 बराबर कंपनी, क्या है, कंपनी के बॉन्ड में निवेश की राशि गुना 1/5 बराबर क्या मानना है, के मानना है। अब सरकारी बॉन्ड के जो है, सरकारी बॉन्ड में निवेश की राशि हो गया 4K और कंपनी बॉन्ड में निवेश की राशि कितना हो गया 5K। अब प्रश्न में कह रहा है कि 4K गुना 2 गुना 6, यहाँ पर K है, गुना 2 गुना 6/100 प्लस 5K गुना 2 गुना 7/100 बराबर कितना है, 354 है। बस इसी को हल कर देना है, तो ये हो जाएगा 118K बराबर 35,400, के बराबर निकल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 300, क्या है 300। अब मनीष द्वारा निवेश की गई राशि 4K प्लस 5K, सरकारी बॉन्ड में निवेश की राशि 4K, कंपनी बॉन्ड में निवेश की राशि 5K है। 5 4 9K, यानी 9 गुना K का मान जो है 300, ये हो गया 2700, क्या है 2700। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती, फिर 8% की छूट दी जाती, उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो वृद्धि प्रतिशत डायरेक्ट निकाल दीजिए, 15 माइनस 8 प्लस 15 गुना माइनस 8/100%, बस इतने निकालना है ना। तो ये हो गया 7
प्लस माइनस 120 बटा 100 यानी 7 माइनस 1.2 ये हो जाएगा 5.8%। सी हो जाएगा। वस्तुओं एक्स और वाई के क्रय मूल्यों का अनुपात जो है 3:7 है। किसी व्यक्ति ने वस्तु एक्स को बेचकर 14% का लाभ अर्जित किया और उस वस्तु पर वाई को बेचने पर 11% की हानि हुई। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत जो है ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो क्रय मूल्य है एक्स और वाई का 3:7 है। सिंपल कर लीजिएगा, पहले 300 और इसको जो है 700 कर लीजिए, 100 से गुना किया ताकि आसान निकालना हो जाए। टोटल कितना क्रय मूल्य हो गया था? टोटल जो हो गया 300 प्लस 700 कितना हो गया? 1000 हो गया। क्या है? 1000 हमारे पास आ गया। अब क्या है विक्रय मूल्य? क्या है विक्रय मूल्य? कितना हुआ? तो 300 पर 114% का जो है वो लाभ होता है। तो 300 के 14% जो हो गया 28 चौथिया 42, 342 रुपया हो गया। अब प्लस उसमें क्या है कि 11% की हानि है। तो 11,700 में जो है 11% की हानि है तो 11,77 रुपया तो हानि हो जा रहा है, यानी 623 रुपया बच रहा है। दोनों जोड़ेंगे तो 965 रुपया है। अब विक्रय मूल्य 965, क्रय मूल्य 1000, तो घट जाएगा कितना? लाभ हानि प्रतिशत हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत जो हो जाएगा वो कितना है? 35 हो गया ना, ये 35 घट गया ना। 1000 माइनस 965, 35 बटा 1000 आ जाएगा गुना 100, 2 शून्य से 2 शून्य, ये हो गया 3.5%। आंसर हमारा जो है हानि 3.5% हो जाएगा। संख्याओं 5, 155 और 83 का लघुत्तम समवर्ग जो है वो कितना होगा ये हमें बताना है। यहाँ पर 5, 155 और ये है 83। यहाँ जब इससे 5 से निकालेंगे तो ये हुआ 31 हुआ, ये 83 हुआ। सबको गुना कर दीजिए, 12,865 आ जाएगा। 12,865 सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10,000 के मूलधन पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 6% की वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष बाद देय मिश्रधन ज्ञात करना है। यानी P बराबर जो है वो 10,000 है। क्या है? दर्श है। R जो है अर्धवार्षिक है तो 6/2 यानी 3% हो जाएगा। और T जो होगा वो दुगुना हो जाएगा यानी 2 है। तो CI परसेंटेज सीधे हो जाएगा कितना? 3 + 3 + 3 गुना 3/100 यानी 6.09% के मिश्रधन मिलेगा। कितना पे? 10,000 पे जो है निकाल दीजिए कितना? 106 कितना 09% बटा 100, बस 2 शून्य से 2 शून्य काटिए। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10,609 रुपया। तो आंसर हमारा ए होगा। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल भरी हुई टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन सभी को एक साथ खोला जाए तो खाली टंकी के 2/3 भाग के भरने में कितना समय जो है वो लगेगा? एक जो है पहला नल 3 घंटा में, दूसरा नल 48 घंटा में, तीसरा नल जो माइनस कर रहा है वो भी 48 घंटा में। अगर ये देखा जाए इसका 48, ये 16, 1 होगा। अब खाली टंकी को 2/3 भाग भरने में, यानी 48 भाग तो टोटल क्षमता है, उसको 2/3 भाग भरने में कितना लगेगा? 16 से भरेगा प्लस 1 से भरेगा, लेकिन खाली भी कर रहा है 1 से, ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 32/16, क्योंकि एक ही तो ये खत्म ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो हो गया 2 घंटा आंसर आ जाएगा। क्या है? 2। एक समानांतर श्रेणी में पहला पद जो है 42 है और अंतिम पद जो है 60 है और कुल 14 पद है। इन 14 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगा देना है कौन सा? तो SN बराबर जो होता है n/2 a + l। SN बराबर हो गया 14/2, आइए 42 + 60 सोल्व करेंगे। 7 गुना 102, 714। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। 98 के पावर 6 गुना 18 के पावर 14 गुना 2 के पावर 15 बटा 98 के पावर 5 गुना 18 के पावर 13 गुना 2 के पावर 13 का सरलीकृत मान जो है वो क्या होगा ये हमें बताना है। तो जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 98, 6 - 5, ये जो है ऊपर चला गया, 6 - 5 गुना 18 के पावर 14 - 13, क्योंकि सब गुना में है तो 2 गुना 15 - 13, ये हो जाएगा 98 गुना 18 गुना 2 के स्क्वायर, 1756 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। ए और बी की आय का अनुपात जो है 4:3 और व्यय का अनुपात जो है 2:1 है। यदि ए बराबर 5,000 की बचत करता है, बी बराबर 6,000 की बचत करता है, तो एक का व्यय बी के व्यय से कितना जो है वो अधिक होगा, हमें ये बताना है। क्या है? कितना अधिक होगा?
ये बताना है 44 नंबर। तो ए और बी का में क्रमशः कितना है, 4x और 3x है। प्रश्न से 4x माइनस 5000 बटा 3x माइनस 6000 बराबर 2/1 हल करना है बस, क्योंकि प्रश्न से पता चल गया 6x माइनस 12000 बराबर 4x माइनस 5000, क्या है 5000। x बराबर कितना हो गया 3500। b का व्यय कितना हो जाएगा 3x माइनस 6000, तो 3 गुना 3500 माइनस 6000 आ जाएगा कितना 4500। ए का व्यय भी इसी तरह आ जाएगा 9000 आ जाएगा, 2 गुना 4500, अंतर 9000 माइनस 4500, 4500 का सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त जो है 12 है और उनका गुणनफल जो है 31 है। 31 104 है। सी संख्याओं के कितने युग्म जो है संभव है। माना कि दो संख्याएं कितना है 12x और 12y है, जहाँ x एवं y सहआवाज है। SCF कितना है, SCF जो है 12 है। गुणनफल कितना है 31 104 है। अच्छा ये टोटल है, ये कॉमन नहीं होना चाहिए, 31 104 होगा गुणनफल 31 104। तो 12x गुना 12y बराबर 31104। ये 144 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर 31104। x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 31104 बटा 144 आ जाएगा 216। तो 216 निकाल सकते हैं। x और y कितना हो जाएगा, x और y कितना हो जाएगा 216 या फिर 8 और 27। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा 2 आ जा रहा है, क्या है डी हो गया। कितने युग्म संभव है 2। यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 26.7 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से खाली स्थान अधिक होगा। उत्तर ज्ञात करने के लिए मूलानुपाती सूत्र का जो है प्रयोग करना है। तो बहुलक माइनस माध्य बराबर कितना दिया हुआ है 26.7। सूत्र क्या होता है बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका। कभी कभी ये भी जो है फ्रेम में जो रहेगा आंसर में ये चारों पूछेगा कि कौन सा फार्मूला सही है। तो कभी 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है, लेकिन वहाँ पहले 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्यिका दे देगा, उन्हें ऐसा दे देगा, लगेगा ना कि सब कुछ सही लग रहा है। तो अच्छे से ये फार्मूला जो है इसको याद कर लीजिए। उसके बाद ये हो जाएगा बहुलक माइनस माध्य, क्योंकि बहुलक बराबर बहुलक माइनस माध्य इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुना माध्यिका माइनस 3 गुना माध्य, तो ये हो जाएगा 26.7 बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस माध्य, 3 कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा कितना 26 माध्यिका माइनस माध्य, माध्यिका माइनस माध्य बराबर 26.7 बटा 3, ये हो जाएगा 8.9। अब समीकरण 1 में ये हमारे पास जो आ रहा है ये, और एक समीकरण 2 हुआ, दोनों को हल कीजिएगा। बहुलक माइनस माध्य है, माध्यिका माइनस माध्य है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बहुलक माइनस माध्यिका 17.8 हल कीजिएगा, बी हो जाएगा। यदि a बराबर 7 + 4√3 है तो a³ प्लस 1/a³ का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो a बराबर दिया है तो 1/a बराबर हो जाएगा 7 - 4√3 हो जाएगा। a बराबर दिया हुआ है, 1/a बराबर इतना हो जाएगा। अब क्या है कि a प्लस 1/a जोड़ देंगे तो हमारा जो है 14 आ जाएगा, क्या है 14 आ जाएगा। a प्लस 1/a बराबर 14 है तो a³ प्लस 1/a³ बराबर निकल जाएगा a प्लस 1/a के क्यू माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a, यानी 14 के क्यू माइनस 3 गुना 14 कितना हो गया 2702। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है और जब x बराबर 28 हो तो y बराबर 30 है, तो y बराबर 20 होने पर x का मान क्या हो जाएगा। x प्रोपोर्शनल टू 1/y, x बराबर जो है k इंटू जो हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा 28 बराबर k इंटू 1/30, जब x बराबर 28 और y बराबर 30 हो। यहाँ से निकल जाएगा k के मान कितना 28 गुना जो है 30 हो जाएगा। फिर x बराबर क्या निकालना है 28 गुना 30, k का मान रखेगा गुना 1/y, तो 28 गुना 30 गुना 1/20, चूंकि y बराबर 20 है, ये आ जाएगा कितना 42। आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए होगा।
यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान जो है ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बटा ए, यानी माइनस माइनस 3/2 यानी 3/2। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए यानी 5/2 होता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी 3/2 के स्क्वायर माइनस 2 गुना 5/2 यानी 9/4 माइनस 5 यानी माइनस 11/4। आंसर हमारा सी होगा। ए और बी एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 44 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले उसी काम को 3/4 भाग खाली स्थान दिनों में कर सकता है। तो सिंपल है, अकेले बी द्वारा कार्य का 3/4 भाग पूरा करने में लगा समय, तो 3/4 ये काम हो गया, ये हो गया 22 गुना 44 बटा 22 44 माइनस कर दिए 44 माइनस 22, ये हो जाएगा 3/4 गुना 22 गुना 44 बटा 22, 22 कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, 11 या 33 दिन आ जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। अब आइए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है, एक डिफरेंट है। डिफरेंट को जो है हमें देखना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए एल से एन गया है +2 है, और एन से एस गया है ये +5 है। एम से ओ भी गया है +2 और ओ से टी +5, एस से यू गया है +2 और यू से जेड गया है +5, डी से एफ गया है +2 है, एफ से ओ गया है +9 है। तो हमारा विसंगत जो है वो डी हो जाएगा। सब जो है इंजर्ड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं। यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, इंजर्ड। क्या है, इंजर्ड। अब इसको जो है वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो DEIJNRU होता है। नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर ई और दाएं से चौथा अक्षर जे के मध्य अक्षर जो है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। आंसर हमारा ए होगा। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र के मुख की ओर बैठे हुए। कितने विद्यार्थी, तो 6, 4 यहाँ पर और 6 लोगों को बैठने की जगह बना लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि यू के दाईं ओर से गिनती करने पर यू और डब्लू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है दाईं ओर से। तो यहाँ पर जो अगर मान लिया कि यू देते हैं, यहाँ पर यू जो है तो यहाँ पर हो जाएगा डब्लू, एक आदमी कोई बैठा हुआ है। ए और डब्लू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब इसके बीच में तो यहाँ ए पड़ेगा। ए और बी के बीच में केवल जो है 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अगर मान ले कि 2 व्यक्ति बैठने के लिए हमें देना होगा तो बी यहीं पे पड़ेगा। इधर से भी गिनिए चाहे इधर से कीजिए, 2 व्यक्ति। सी यू का निकटतम पड़ोसी है, सी जो है यू का निकटतम पड़ोसी है। तो एक ही स्लॉट खाली है, ये खाली है, तो यहाँ जब डब्लू है तो यहाँ जो हो जाएगा भी हो जाएगा। ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितने व्यक्ति, ए और यहाँ पर ए। अब भी के बाईं ओर से गिनती करने पर, बाईं ओर से गिनती करने पर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 4 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। इधर से आप गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4, तो क्या है 4 लोग बैठे हुए। एक निश्चित कूट भाषा में JQBT को 147, IWOG को 162, तो SDLO के क्या लिखेंगे, तो JQBT, जे का मान होता है 10, क्यू का जो होता है 17, बी का मान 2, टी का मान जो है वो 20 होता है। तो 17, 10, 2 और 20 को जोड़ेंगे तो 49 आएगा। अगर 3 से गुना करते हैं तो 147 आ रहा है। उसी तरह जो है IWOG को जोड़ के 3 से गुना करेंगे तो 162 आ जाएगा। तो हमें निकालना है SDLO। तो एस का जो मान होता है 19 होता है, डी का 4 होता है, एल का मान जो होता है वो 12 होता है, ओ का मान होता है 15। सबको जोड़ेंगे तो 50 आएगा, और 50 को 3 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। आंसर हमारा जो है ए होगा। 6 व्यक्ति PQRSTU और बाई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आर और क्यू के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो पहले तो 6 व्यक्ति को ना बैठने के जगह बना लीजिए ताकि जो है प्रश्न बनाने में आसान होता है। जल्दी से रफ में से कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। आर और क्यू के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो आर कहीं भी बैठाइए, 4 व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बाद क्यू कर देना है। तो यहाँ पर देखिए बीच में 4 खाली, तो निश्चित है आर और क्यू जो है दोनों जो है किनारे पे होगा। एस क्यू के ठीक बाएं बैठा हुआ, एस जो है क्यू के ठीक किनारे बैठे, तो एस यहाँ हो जाएगा।
एस और बाई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो है बाई हो जाएगा। बाई टी के बाएं किसी स्थान पर लेकिन यू के दाएं किसी स्थान पे है, तो यहाँ पर यू हो जाएगा और यहाँ पर जो है टी हो जाएगा। अब हमें निकल के पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो ये बैठा हुआ है बाई बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए तीसरे लोग यहाँ से बाई बैठा हुआ है। कथन है कुछ कागज जो है पुस्तक है। अगर मान लिया कि ये कागज है, अगर इसे कागज कहते हैं तो ये हो गया पुस्तक। क्या है, ये पुस्तक हो गया। सभी पुस्तक जो है वो क्या है, सेल्फ है। सभी पुस्तक जो हो गया ये सेल्फ हो जाएगा, ये सेल्फ हो जाएगा। कोई सेल्फ पुस्तकालय नहीं है, पुस्तकालय जो है ये अलग हो जाएगा, पुस्तकालय अलग हो जाएगा। कुछ कागज सेल्फ है, बिल्कुल सही। सभी पुस्तक पुस्तकालय है, गलत है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। के एम ओ क्यू अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है। यानी अगर के है, एम है, ओ है, क्यू है, एस यू डब्ल्यू बाई है। के से एस गया है +8 है, एम से यू गया है ये भी +8 है, ओ से डब्ल्यू गया है +8 है, क्यू से बाई गया है +8 है। तो बाई ए सी ई से +8 जी हो जाएगा, इससे +8 करेंगे तो आई हो जाएगा, सी से +8 करेंगे तो क्या हो जाएगा के, और ई से +8 करेंगे तो एम होगा। जी आई के एम कहाँ लिखा हुआ है, हमारा बी में लिखा हुआ है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो के से एल गया है +1, के एल एम एन ओ यानी हमारा ओ होगा, तो 2 तो हमारा ऑलरेडी छट गया। उसके बाद देखिए लास्ट वाला क्यू भी सेम है, तो बीच वाला ही चेक ली। ए से डी गया है यानी +3 है, डी से जी गया +3 है, जी से +3 जे है, जे से +3 करेंगे तो एम होगा। आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा। चलिए डेंस को इस तरह लिख सकते हैं, सेंट को इस तरह लिख सकते हैं, तो टी का मान क्या हो जाएगा, तो टी का मान जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ए बी सी डी एक्स और वाई में प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। केवल 2 व्यक्तियों ने ए से अधिक अंक जो है वो प्राप्त किए हैं। 2 व्यक्तियों ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इससे अधिक जो है 2 व्यक्ति अंक प्राप्त किए हैं। अब आगे कह रहा है केवल बी ने डी से कम अंक प्राप्त किए हैं। केवल जो है बी जो है केवल बी ने डी से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो निश्चित है कि डी भी है जो है सबसे नीचे आ जाएगा। यहाँ पर मान लिया कि देखा जाए यहाँ बी अगर रखते हैं और उसके बाद जो है डी हो जाएगा। क्या है, बी और डी। उसके बाद कह रहा है कि एक्स ने 22 से अधिक लेकिन सी से कम अंक प्राप्त किया है, सी से कम, तो यहाँ पर जो हो जाएगा सी ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन बी। यहीं से पता चल रहा है कितने व्यक्तियों ने एक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, एक व्यक्तियों ने। आंसर हमारा 60 के एक से 2 आदमी, ये यहाँ पर है तो 2 लोग हो जाएगा, यहाँ पर जो है 2 लोग, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 60 के कितने व्यक्तियों ने एक से अधिक, एक अंक, बी आंसर हमारा हो जाएगा। क्या है, बी होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 12, 25, 51, 90, 142 है। तो यहाँ 12 से 25 13 का डिफरेंस है, 25 से 51 26 का डिफरेंस है, ये 39 का डिफरेंस है, ये 52 का डिफरेंस है। तो अब जो है 65 का डिफरेंस हो जाएगा, तो 142 प्लस 65 जोड़ दीजिएगा तो 207 आ जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। डायरेक्शन का प्रश्न इजी होता है, इसका आंसर जो है बी होगा। पी क्यू आर एस टी यू भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार तक के होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन में होता है। मतलब एक सोमवार होता है, एक मंगलवार के, एक बुधवार के, एक गुरुवार के, एक जो है शुक्रवार के, एक शनिवार के और एक जो है रविवार के। 7 दिन जब हो रहा है परीक्षा। अब कह रहा है क्यू की परीक्षा गुरुवार को है, गुरुवार को जो है वो क्यू के परीक्षा गुरुवार को यू और पी के बीच केवल 4 व्यक्ति का है, यू और पी के बीच जो है केवल 4 व्यक्ति का परीक्षा है। यू 4 होगा, उसके बाद पी का, जिनमें से किसी का भी परीक्षा रविवार के नहीं है। तो रविवार के नहीं है तो शनिवार के अगर हम पी को करते हैं तो सोमवार को देना पड़ेगा हमें यू, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही 4 आ रहा है। रविवार के नहीं। आर की परीक्षा एस से ठीक पहले है, आर की परीक्षा जो है एस से ठीक पहले है, तो यहाँ पर जो है आर और एस हो जाएगा। 2 लोग हो गया, एक साथ है क्योंकि यही 2 स्लॉट खाली है, एक साथ जो खाली है। भी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, भी का परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, निश्चित है कि रविवार के होगा। अब शुक्रवार के जो बच गया वो किसका बच गया, टी का बच गया है। पी के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, पी के बाद कितने व्यक्तियों का परीक्षा है, तो आंसर हमारा जो होगा एक व्यक्ति का बी हो जाएगा।
दी गए अक्षर श्रृंखला प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए। यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन दाएं से सातवां होगा। अगर हटा दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा D&A $ZGR %WA #V&F दाएं से सातवां देखिएगा तो W हो जाएगा। आंसर हमारा C हो जाएगा। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना और भागा को भी परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होगा, तो 32 + 15 × 5 - 10 भागा 2, ये हो जाएगा 32 + 75 - 5 यानी 32 + 70 कितना हो गया 102 ए हो जाएगा। उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर देखिए KH क्या है, KHMINP, तो K से हमारे पास M गया है, IM से N गया है, ये +2 और +1 का है। इसी तरह जो है H से I और I से P +1 और +7, यहाँ पर इतना पैटर्न लग रहा है पहला में। दूसरा में +2 +1 +1 +7 लग रहा है। तो विकल्प में अगर हम देखते हैं D में, तो O से Q और Q से R जो गया है ये O से Q गया है +2 और +1 है। L से M गया है +1 और M से T गया है +7। तो आंसर हमारा जो है D हो जाएगा। कथन है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और खराब बुनियादी ढांचे के कारण ग्रामीण स्कूलों में कई छात्र बुनियादी पठन लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल जो है वो रहते हैं। क्या है, रहते हैं। और कार्यवाही में देखना है कि कौन सा हमारा जो है सही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की तत्काल भर्ती की जानी चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ये सही है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए परीक्षा में असफल होने वाले सभी छात्रों को स्कूलों से निष्कासित कर देना चाहिए, गलत है। तो दोबारा मौका देना चाहिए और अच्छे से उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। कथन है कोई भी नेल कटर नहीं है, यानी अगर ये है नेल है तो ये है कटर। क्या है, कटर। सभी कटर चाकू है, सभी कटर क्या है, तो ये चाकू है, चाकू है। कोई भी कटर कैंची नहीं है, ये हो जाएगा कैंची। क्या है, कैंची। कोई भी कैंची चाकू नहीं है, गलत। कुछ नेल चाकू है, ये भी गलत। आंसर हमारा सी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। विमल अपनी कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर तथा नीचे से 24वें स्थान पर उसकी कक्षा में कितने जो है वो विद्यार्थी है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 19 + 24 - 1 = 42, सी हो जाएगा। 70 में अपना फिलअप करना है, तो यहाँ जो है डी जो है आप फिलअप कीजिए। एक पैटर्न जो है बन जाएगा MHK NBCB MHK NBCB, इस तरह का बन जाएगा पैटर्न। आंसर डी होगा। यदि एक्शन में इतना कैंपर में इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसको भाषा में सॉलिड को कैसे किया जाएगा। तो देखिए ACTION है, यहाँ पर 1 है, C का 3 है, T का 20 है, I का जो है वो क्या है, I है, तो I का 9 हो गया, O के 15 हो गया और N का जो है 14 हो गया। तो ये हमारा जो है अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर है वही लिखा गया, स्थानीय मान लिखा गया। सॉलिड के लिख लेते हैं। S के जो है 19 होता है, O के 15 होता है, L के 12 होता है, U के 21 होता है, T के 20 होता है, E के 5 होता है। आंसर हमारा C हो जाएगा। नीचे संख्या के 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक ही तर्क के पालन करते हैं और एक डिफरेंट है। डिफरेंट को हमें चुनना है। तो 17, 289, 270। 17 के अगर हम मान लिया कि स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा, उसमें से 17 घटा देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा। क्या है, 272। ये 270 नहीं आता है। 13 में घटाएंगे, 169 में 13 घटाते हैं तो 156 आता है। 121 में जो है 11 घटाते हैं तो 110 आता है। 225 में 15 घटाते हैं 210 आता है। सब सही हो रहा है। हमारा ये वाला जो नहीं है 272 जो कि बड़ा आ रहा है, आंसर ए हो जाएगा। चलिए उस अक्षर समूह को चुने जो नीचे दिए गए सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो है वो ले सकता है। KCZME/OGX इस तरह है। तो K से M गया है, यहाँ पर देखिए K से M गया है +2, M से O गया है +2, O से +2 अगर गया है तो वो Q होगा। क्या है, Q। तो हमारा एक ही मिल रहा है। आंसर हमारा जो है B हो जाएगा। दिए गए संबंध में प्रश्न चिन्ह का सही ढंग से प्रतिस्थापित करने वाली संख्या की पहचान करना है। 7 से 26, तो 7 × 3 +5 करेंगे तो 26 हो रहा है। उसी तरह 9 × 3 +5 कीजिए, ये 32 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। A + B का अर्थ है A B की बेटी है, इस तरह बना हुआ है। तो P + Q - R है, तो कौन सा सत्य है। तो P
P प्लस Q है, यानी Q के जो है वो बेटी है P, और Q माइनस R है, तो QR जो है पति पत्नी है, तो जो है R क्या हो जाएगा, ये माँ हो जाएगी। आंसर हमारा जो हो जाएगा 75 के R P की माँ है। पहले शब्दों को जोड़ों के बीच में संबंध के समान संबंध दिखाने वाले विकल्प चुने, यानी L से O गया है, L से O है +3, U से X है +3, और G से J है +3, तो B से +3 करेंगे तो E होगा, A से +3 करेंगे तो D होगा, G से +3 करेंगे तो J होगा, E D J हो जाएगा, A हमारा आंसर हो जाएगा। यदि प्लस का अर्थ माने इतना का अर्थ ये है, ये का ये है, तो चलिए सिंपल सा है, प्रश्नानुसार गणितीय चिन्ह का मान रखिए, 224 भागा 16 गुना 9 प्लस 52 माइनस 38, ये हो जाएगा 14 गुना 9 प्लस 14, ये होगा 126 प्लस 14 कितना हो जाएगा 140। आंसर हमारा जो है ए होगा। एक निश्चित कोड में इंडिया को इस तरह रूप में कोड किया जाता है, तो दिल्ली किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो इंडिया से आई से +1 करते हैं, जे है, एन से प्लस, सब में प्लस 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 1 है, तो दिल्ली को +1 करिए, EFMI J, आंसर हमारा बी होगा। डी बी का दामाद है, ए की बहनोई है, जो सी का भाई है, ए बी से कैसे संबंधित है, तो यहाँ जो डी जो है बी का दामाद है, डी है, ई क्या है, दामाद है किसका, बी का, डी बी का दामाद है, ए का बहनोई है, ए का जो है बहनोई है, अगर ए है इसका कोई मान लिया कि बहनोई है जो सी का भाई है, ये सी जो है भाई हो जाएगा, क्या है, भाई हो जाएगा, ये हमारा कोई रिलेशन है, डी और सी जो है वो क्या हो जाएगा, पति पत्नी की बात होगी। सी मतलब ए भाई है और सी जो है बहन हो जाएगा, तो ए बी से कैसे संबंध है, ए जो है बी से कैसे संबंध है, तो ये जो है बेटा हो जाएगा, क्या है, बेटा, आंसर हमारा बी होगा। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरी संख्या के युग में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रथम युग के पद आपस में संबंधित है। तो 11 गुना 2 22, 22 गुना 2 44, 44 गुना 2 88 किया गया है, तो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 गुना 2 112, आंसर हमारा बी होगा। नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 में रक्षा त्रिवेणी संगम के तहत किन 3 क्षेत्रों के मिलान पर जोर दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा सेना, शिक्षाविद और रक्षा उद्योग पर जो है जोर दिया गया है। नेक्स्ट है मई 2026 में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट आकाश तीर किससे संबंधित है, और ये संबंधित है भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणालियों के डिजिटलीकरण के। किन 2 भारतीय संरक्षणवादियों को विटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, ये किया गया है बरखा सुब्बा और परवीन शेख, बरखा सुब्बा एवं परवीन शेख। इस पुरस्कार को वैश्विक स्तर पर ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 में भारत के किस शहर ने दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में स्थान प्राप्त किया है, वो प्राप्त किया है बेंगलुरु। नागरिकता संशोधन नियम 2026 के अनुसार नाबालिग बच्चों के लिए कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है, और ये जोड़ा गया है वे भारतीय पासपोर्ट के साथ विदेशी पासपोर्ट नहीं रख सकते हैं। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, तो वो है तमलिगा वेट्री कड़गम, TV के, आंसर होगा 86 के सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। तमिलनाडु के 2026 विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय जोसेफ विजय चंद्रशेखर नाम है कि पार्टी TVK ने 108 सीटें जीतकर राज्य की राजनीतिक दशकों पुराने द्रविड़ वर्चस्व DMK और AIADMK की कड़ी चुनौती दी है। 2 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया प्रसून जोशी को। भारत की आगामी जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का सही प्रयोग करके बताइए। तो पद्मश्री सुदर्शन पटनायक को इस राष्ट्रव्यापी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सही है। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी जिसमें स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन का विकल्प भी होगा, सही है। इस जनगणना के लिए प्रगति और विकास को शुभंकर के रूप में चुना गया, यह भी सही था। 1 2 3 सही, 88 के जो है डी हो जाएगा। 1 मई 2026 को दीजो कप्पन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, और इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्य और उपभोक्ता अधिकार। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा सी, 3 मई को मनाया जाता है। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जो है जीता है। 27 अप्रैल 2026 को भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट का श्रीहरिकोटा पहुंचा जिसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित पेलोड फायरिंग किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है विक्रम 1 को।
27 अप्रैल 2026 में बिहार सरकार ने किस जिले में राज्य के पहले डिजिटल कौशल और नवाचार केंद्र का आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। क्या है? मुजफ्फरपुर। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद किस पार्टी में शामिल हो गए? इसका सही आंसर हो जाएगा भाजपा में। 24 अप्रैल 2026 को किस भारतीय सेना प्रमुख को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित यूएस आर्मी बार कॉलेज के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी के। निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित करना है। तो इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है, पेरियार जो है वो केरल में है, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? और यह अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर में। भारत में रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है वो किया गया था। रैयतबाड़ी प्रणाली जो है 1792 ईस्वी में 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। वास्तविक अर्थों में रैयतबाड़ी प्रणाली 1820 ईस्वी के मद्रास में सर टॉमस मुनरो ने लागू किया था। मुनरो को रैयतबाड़ी प्रणाली का जो है जनक कहा जाता है और महालबाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को जो है वो कहा जाता है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।